बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम एफएससी पार्ट 1 के अंदर चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। नेम द सेवरल रिपीटेड फिनोमेना दैट कुड बी सर्व्ड एज अ टाइम स्टैंडर्ड। रिपीटेड फिनोमेना ऐसे बताएं जिनको हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज कर सकते हैं। टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज करने का मतलब क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे हम यूज करते हैं या जिनको हम यूज कर सकते हैं। कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हम टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो इन फैक्टर्स को हम कुछ इस तरह करके एक तरह से डिफाइन करते हैं कि कोई भी ऐसा फिनोमेना जो अपने आप को फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है, उसको हम एज अ टाइम स्टैंडर्ड यूज करते हैं। अगर आप लोग फेमिलियर हो तो जितनी भी हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सब के स्टैंडर्ड डिफाइन किए हुए हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स के मुताबिक। 1 सेकेंड जो है उसकी क्या डेफिनेशन है, 1 मीटर है उसकी क्या डेफिनेशन है, इसी तरह 1 केजी की क्या डेफिनेशन है। तो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या हो सकते हैं या वो कौन से हैं, तो वो जहाँ पे जो बात की जा रही है वो ये है कि फिनोमेना दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम दैट कुड बी सर्व्ड एज अ टाइम स्टैंडर्ड। जैसे नॉर्मली हम ज़्यादा स्ट्रिक्टली बात नहीं करेंगे लेकिन डे एंड नाइट की बात करते हैं तो हमें पता है कि सूरज जो है सुबह जो है वो एक तरह से राइज करता है और शाम को जो है वो दोबारा तलू हो जाता है। तो ये एक फिक्स टाइम है, लेट से 8 घंटे या 10 घंटे है, या जो डिफरेंट रूटीन में आता है हमारे पास। तो जब भी सुबह सूरज तलू होता है तो हम ये कहते हैं कि अब दिन शुरू हो गया, और जब सूरज गरूब होता है तो हम कहते हैं कि अब रात शुरू हो गई है। तो एक तरह से ये एक फिक्स टाइम है। उस फिक्स टाइम को जो है वो हम एज अ टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज कर रहे होते हैं। अब ये टाइम स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं, उनके नेम जो है वो, सबसे पहला जो है वो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन है, फिर मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ है, ह्यूमन पल्स रेट है, और फिर इसी तरह रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सेस है। तो ये 4 डिफरेंट फिनोमेना जो है उनको यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया है। इसके अलावा भी डिफरेंट फिनोमेना हैं जिनको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन बेसिक जो कंडीशन है वो ये है कि ये ऐसे फिनोमेना होने चाहिए जो अपने आप को एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट करें। अगर ये फिक्स टाइम के बाद रिपीट नहीं करेंगे तो हम इनको एज अ टाइम स्टैंडर्ड जो है वो यूज नहीं कर सकते। ये था जी क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी, गिव ड्रॉबैक्स टू यूज द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एज अ टाइम स्टैंडर्ड। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को एज अ टाइम स्टैंडर्ड यूज क्यों नहीं किया जा सकता, उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो अभी जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि हम सिर्फ वही फिनोमेना जो है उनको हम एज अ टाइम स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं जिनका एक तरह से फिक्स टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करें। तो अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करें तो जो सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड कांस्टेंट नहीं होता। जिस पेंडुलम का टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है उसको हम आइडियल सिंपल पेंडुलम कहते हैं। लेकिन जब नॉर्मली हम बात कर रहे होते हैं सिंपल पेंडुलम की तो वो आइडियल नहीं होता। हमें पता है अगर हम उसकी ऑसिलेशन स्टार्ट करवाएं तो एक फिक्स टाइम के बाद या कुछ टाइम के बाद उसकी ऑसिलेशन जो है एक तो वो स्लो डाउन हो जाती हैं और फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रुक जाता है। तो इसका मतलब ये है कि उसका जो टाइम पीरियड है वो कांस्टेंट नहीं रहा, और अगर टाइम पीरियड कांस्टेंट नहीं रहा तो फिर हम उसको एज अ टाइम स्टैंडर्ड यूज नहीं कर सकते। और यही वजह है जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम है कैन नॉट बी यूज्ड एज अ टाइम स्टैंडर्ड बिकॉज टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज नॉट कांस्टेंट। जो टाइम पीरियड है वो कांस्टेंट नहीं है अदर देन द आइडियल सिंपल पेंडुलम। जिस पेंडुलम का टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है उसको हम आइडियल सिंपल पेंडुलम कहते हैं। और आइडियल सिंपल पेंडुलम जो है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं एज अ टाइम स्टैंडर्ड, लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो जनरली पेंडुलम की बात कर रहे हैं, तो अदर देन सिंपल पेंडुलम, आइडियल पेंडुलम। इसके साथ साथ इसकी और क्या वजूहत हो सकती हैं कि ये टाइम पीरियड जो है अब ये चेंज क्यों हो रहा होता है। हमें पता है कि जो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम है उसका जो फॉर्मूला है ये है 2 पाई एल ओवर जी। एल क्या चीज होती है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम होती है, और जी क्या चीज होती है, इसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है ये भी प्लेस टू प्लेस जो है वो चेंज होता है, और जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है टेम्परेचर इफेक्ट की वजह से नॉर्मली सीजन टू सीजन जो हम ये कहते हैं कि ये भी चेंज हो सकती है। तो इन दोनों में से जब कोई भी फैक्टर चेंज होगा तो एज अ रिजल्ट टाइम पीरियड जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये वजह है कि हम ये कहते हैं कि जो टाइम पीरियड है उसको हम एज अ
टाइम स्टैंडर्ड नहीं ले सकते, क्योंकि ये टाइम पीरियड जो है वो चेंज हो रहा है। और ये कौन से फैक्टर्स हैं? अगेन ये दो फैक्टर्स हैं, एक तो वैल्यू ऑफ जी जो है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होती है, और लेंथ ऑफ द पेंडुलम जो है सीजन टू सीजन, लेट से ज़्यादा टेम्परेचर है तो एक्सटेंड उसमें एक्सपेंशन हो जाती है या कॉन्टैक्ट कर जाता है। आल्दो ये बहुत नॉमिनल से फैक्टर्स हैं, बट ये फैक्टर्स हैं जो हमारी बुक्स में लिखे जाते हैं और इन्हीं को यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो एक और मेजर फैक्टर है जो इस फार्मूला के मुताबिक तो अपीयर नहीं हो रहा, लेकिन वो क्या है, वो फ्रिक्शन इफेक्ट है। कि जब हम ऑसिलेशन स्टार्ट करवाते हैं तो एयर फ्रिक्शन की वजह से डैम्पिंग होती है, और उस डैम्पिंग की वजह से उसका जो एम्पलीट्यूड है वो रिड्यूस करता जाता है, जिसकी वजह से जो टाइम पीरियड है वो आहिस्ता आहिस्ता एक तरह से रिड्यूस हो। खैर टाइम पीरियड पे तो फर्क उससे नहीं पड़ेगा, लेकिन एयर फ्रिक्शन की वजह से उसकी जो मोशन है वो स्लो डाउन हो जाएगी। तो इस तरह हम ये कहते हैं कि वो जो एयर फ्रिक्शन वाला फैक्टर है वो भी इसको जो है वो मैटर करता है और इसके टाइम पीरियड को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो टाइम पीरियड उसका कांस्टेंट नहीं रहता। और अगर टाइम पीरियड कांस्टेंट नहीं रहता तो हम उसको एज अ टाइम स्टैंडर्ड भी यूज नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1.3 वो ये है, व्हाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव टू यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस के लिए दो यूनिट्स वो कह रहा है हम यूज कर सकते हैं, एक केजी है, किलोग्राम है, और एक मोल है। तो इनमें यूजफुल यूनिट कौन सा है या इस दोनों यूनिट्स को यूज करने की वजह क्या है? तो इसको हम समझते हैं जी। सबसे पहले इट इज यूजफुल टू हैव टू यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। उसकी जो कुछ रीजंस हैं वो पॉइंट्स के फॉर्म में मैंने लिखी हैं। नंबर वन, मोल इज यूज्ड एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब है एट एटॉमिक लेवल, एट स्मॉलर लेवल, उसको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल कहते हैं, छोटे लेवल पे। और केजी जो उसको हम यूज करते हैं एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रो का मतलब होता है छोटा और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। तो जो मोल है उसको हम यूज करते हैं एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, और जो किलोग्राम है उसको हम यूज करते हैं एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। तो एक तो जो यूजफुलनेस है वो इस पॉइंट से हमें पता चल रही है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि इन मोल नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर फिक्स। कि वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस जो होती है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो है वो फिक्स होते हैं, और वो आपको पता है वो एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होते हैं। तो मोल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो है वो फिक्स होंगे। लेकिन जब हम केजी की बात करेंगे तो केजी में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे वो फिक्स नहीं होंगे। तो दूसरी यूजफुलनेस जो है वो आप इस पॉइंट से देख सकते हैं। इसी तरह जो थर्ड है वो ये है कि मोल इज यूज व्हेन वी आर कंसर्न विद द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अगेन माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात हो रही है ये, कि जब हमें नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स की बात करनी है नॉर्मली केमिस्ट्री में या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब हम बात करते हैं, तो उस वक्त हमारे लिए जो यूजफुल यूनिट होता है वो मोल होता है। लेकिन अगर हमने जनरली अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस की बात करनी हो तो फिर हम जो है वो केजी यूज करते हैं, और केजी ही जो है उस वक्त हमारे लिए बेहतर जो है वो यूनिट होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि शो करते हैं कि कौन से वाला यूनिट जो है हमारे लिए यूजफुल है और कौन से वाला यूनिट जो है वो यूजफुल नहीं है। इसके बाद 1.4 है, three students measured the length of a needle with a scale on which minimum deviation is 1 millimeter and recorded the measurements like this, which record is correct। तीन स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक निडल की लेंथ मेजर की है और जिस डिवाइस से मेजर की है उसकी जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है। तो ये तीन मेजरमेंट्स में से कौन सी वाली मेजरमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमने चेकआउट करना है। देखते हैं जी कौन सी वाली मेजरमेंट जो है वो चेकआउट करते हैं कि करेक्ट है। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसके अंदर जो 0.214 वाली मेजरमेंट है ये करेक्ट है। 0.214 वाली जो मेजरमेंट रिकॉर्ड की गई है वो करेक्ट है। इसकी वजह क्या है इसको भी हम देखते हैं। इसकी वजह ये है जी कि जिस डिवाइस से हमने ये लेंथ मेजर की है इंस्ट्रूमेंट से, उसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर या 0.01 मीटर है। तो इसका मकसद ये है कि उसके जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं वो कितनी है, वो 3 है। मतलब उस इंस्ट्रूमेंट से जो मेजरमेंट्स ली जाएंगी वो पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यूज देगा। अगर आप इन मेजरमेंट्स को देखें जो कि यहाँ पे मैं बताई गई हैं, तो इन मेजरमेंट्स में से जो हमारे पास फर्स्ट वाला है इसमें हमारे पास 1 2 3 4 डेसिमल प्लेसेस हैं, इसमें 2 हैं और इसमें 3 है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए यहाँ से ये जज करते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 3 होंगी वो वाली मेजरमेंट जो होगी वो क्या होगी, वो करेक्ट होगी। इट मीन्स दैट दिस इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर द रीडिंग्स इन 3 ऑर्डर in which number of decimal places are 3। So in this measurement number of decimal places are 3, so
दिस मेजरमेंट इज करेक्ट। इस मेजरमेंट के करेक्ट होने की जो वजह है वो ये है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास 1.6 टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय स्टॉप वॉच, व्हाट टाइप ऑफ एरर्स आर पॉसिबल। अगर हम टाइम पीरियड को स्टॉप वॉच से मेजर करते हैं तो कौन कौन से एरर्स जो है वो उसमें पॉसिबल हो सकते हैं। तो नंबर वन हम ये बात करते हैं कि टाइम पीरियड जब हम मेजर करेंगे तो उसके लिए हम स्टॉप वॉच यूज करते हैं, और स्टॉप वॉच यूज करने के दौरान अगर स्टॉप वॉच के अंदर कोई एरर है, उसकी कैलिब्रेशन ठीक नहीं है, तो उस तरह का जो एरर डेवलप होगा उस एरर को बोला जाएगा सिस्टमेटिक एरर। तो एक्चुअली दो तरह के एरर्स पॉसिबल हैं, इनमें से एक जो है वो सिस्टमेटिक एरर है और जो दूसरा है वो रैंडम एरर है। सिस्टमेटिक एरर जो है वो अगेन किस वजह से अपीयर होगा, ड्यू टू फॉल्ट इन द स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच में फॉल्ट की वजह से होगा। और जो रैंडम एरर है ये हर तरह की एक्सपेरिमेंट के अंदर अपीयर हो रहा होता है, जिसकी कोई भी रीजन हो सकती है। तो इस तरह के जो एरर्स हैं वो दो एरर्स जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं। अगेन टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय स्टॉप वॉच, then following errors are possible. Number one systematic error, number two random error. Systematic error किस वजह से है, due to the fault in a stopwatch। stopwatch में फॉल्ट क्या हो सकता है, उसकी कैलिब्रेशन जो है वो ठीक नहीं हो सकती, या एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि आपने टाइम पीरियड जो है वो सही तरह से मेजर नहीं किया या नोट नहीं की रीडिंग सही तरह से, तो ये फैक्टर्स जो है ये उसको अफेक्ट करेंगे। और रैंडम एरर तीसरा पर्सनल टाइप ऑफ एरर भी आप कह सकते हैं, जो कि इनअप्रोप्रिएट मेथड की वजह से हो गया, या उसका जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है उसके साथ किसी किस्म का तल्लक हो सकता है। इसके बाद 1.7 है, डज डायमेंशन एनालिसिस गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्या डायमेंशन एनालिसिस जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो इसका आंसर है नो। डायमेंशन एनालिसिस डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होते हैं उनको या तो मेजर करने का तरीका है ये कि एक्सपेरिमेंटली या तो मेजर किए जाते हैं या उनको थ्योरेटिकली मेजर किया जाता है। जो डायमेंशन एनालिसिस है वो कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। ज़्यादा से ज़्यादा कांस्टेंट्स के जो है वो यूनिट्स आप मालूम कर सकते हैं, इसके अलावा जो है वो डायमेंशन एनालिसिस आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1.7 था। नेक्स्ट जो है वो 1.8 डायमेंशन, राइट द डायमेंशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। प्रेशर एंड डेंसिटी की डायमेंशन लिखें जी। प्रेशर का सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया। फिर डायमेंशन फोर्स की हमें पता है MLT-2 होती है, और एरिया की डायमेंशन जो है वो L² होती है, तो इसको यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो ये MLT-2 डिवाइडेड बाय L², जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा ML−T-2। ये L² जो ऊपर जाके L की पावर -2 हो जाएगी, ये +1 और -2 जो है वो -1 आ गई। इसी तरह अगर डेंसिटी की हम बात करें तो डेंसिटी जो है वो मैस पर यूनिट वॉल्यूम आ गई। यहाँ पे एक चीज नोटिसेबल है, मैंने इस फार्मूला के अंदर ये पूरा लिखा है डेंसिटी, फिर लिखा है मैस और फिर लिखा है वॉल्यूम। यहाँ पे मैंने नोटेशन यूज नहीं की। उसकी वजह ये है कि मैंने कई दफा स्टूडेंट्स को ये देखा है कि जब वो यहाँ पे M/V लिखते हैं तो वो V वॉल्यूम और V वेलोसिटी उसको कंफ्यूज कर जाते हैं, और वेलोसिटी की जगह वॉल्यूम की जगह वो LT इनवर्स डायमेंशन पुट कर देते हैं, जिससे वो डायमेंशन सारी की सारी जो है वो रॉन्ग हो जाती है, गलत हो जाती है। तो इस वजह से मैं इनको नॉर्मली यही करता हूँ कि इनको पूरा फार्मूला जो है वो लिख देते हैं मैस ओवर वॉल्यूम। अब हमें पता है कि मैस की जो डायमेंशन है वो M है और वॉल्यूम की डायमेंशन जो है वो L³ है। L³ किस वजह से है, क्योंकि वो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है, तो तीनों लेंथ को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लेंथ क्यूब बन जाएगा, और जब वैल्यूज यहाँ पर रिप्लेस करवाएंगे तो हमारे पास ML-3 जो है ये इसकी डायमेंशन बन जाएगी। तो इस तरह करके ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 1.8 था। इसके बाद नेक्स्ट 1.9 है एक्चुअली ये, शो दैट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, F इज इक्वल टू V लैम्डा, और दूसरा जो है वो है F इज इक्वल टू V ओवर लैम्डा। इन दोनों में से हमने ये देखना है कि कौन से वाला जो रिलेशन है वो करेक्ट है। तो हम वो चेक करते हैं कि कौन सा वाला रिलेशन करेक्ट है। वो हमें कैसे पता चलेगा, होमोजेनिटी के प्रिंसिपल को यूज करेंगे हम एक्चुअली। दोनों इक्वेशंस में डायमेंशन रिप्लेस करवा दें, और जिस इक्वेशन में राइट साइड और लेफ्ट साइड की डायमेंशन इक्वल आ गई वो क्या हो जाएगी, वो इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन जो है वो T इनवर्स होती है, वेलोसिटी की LT-1 होती है, और वेव लेंथ क्योंकि लेंथ है तो इसकी डायमेंशन लेंथ आती है। अब इक्वेशन 1 में वैल्यूज रिप्लेस करवाएंगे तो लेफ्ट साइड पे फ्रीक्वेंसी है T इनवर्स आ गया, राइट साइड पे इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये L² T-1 हो जाएगा।
और ये क्योंकि राइट साइड और लेफ्ट साइड इक्वल नहीं आए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो इक्वेशन है ये करेक्ट नहीं है और प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियस जो है वो यहाँ पे एक तरह से एप्लीकेबल नहीं हो रहा। अगर हम दूसरी तरफ दूसरी इक्वेशन की बात करें कि अब यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस करवाएंगे, तो लेफ्ट साइड पे टी इनवर्स है, राइट साइड पे एल टी इनवर्स ओवर एल, तो एल और एल जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, बाकी हमारे पास राइट साइड पे भी टी इनवर्स बच गया और लेफ्ट साइड पे भी जो है वो टी इनवर्स बच गया। तो राइट साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई। तो इस तरह करके ये शो कर रहा है कि ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है, कि जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी इक्वल होती है, वो v ओवर लैम्डा की इक्वल होती है।